डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को किया लॉन्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर दिया गया विशेष जोर। किसानों के लिए की तीसरी बिजली वितरण कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की घोषणा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कृषि कैबिनेट की बैठक। बड़वानी के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनने के लिए भेजा जाएगा बाहर। नीति आयोग ने प्राकृतिक खेती पर किया 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व वन्य जीव दिवस। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में हो रहा है काफी काम, ताकि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र रहे सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को किया जा सके संरक्षित। समाचार अब विस्तार से। दिल्ली में महिला सशक्तिकरण को समर्पित महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विकास और विरासत दोनों की झलक देखने को मिली। दिल्ली सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया। इसमें दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, फ्री सिलेंडर स्कीम, मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। ये दिल्ली की लाखों महिलाओं और बेटियों को होली से पहले विशेष सौगात है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि ये योजनाएं दिल्ली की बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने के साथ साथ राजधानी को समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे खुशी है इस अवसर पर मेरी पूंजी मेरी अधिकार, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और दिल्ली लखपति बेटियां जैसे नारी सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। महिला देश के एक सशक्त अंग है। महिला जो सशक्त होंगे, देश समृद्धि होंगे। एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय भंडारण निगम के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश भर में फैले केंद्रीय भंडारण निगम ने भंडारण की बढ़ती मांग के अनुसार अपनी क्षमताओं को विकसित किया है और आधुनिक बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भंडारण निगम को कंपनी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत केंद्रीय भंडारण निगम आगे बढ़ेगा। So this is one of the premier organization in overall as a logistic company. Now it has not been there as only warehousing. Overall logistic के बारे में अच्छे काम CWC वाले कर रहे हैं। हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुमति से अतिशीघ्र इसको एक कंपनी बनाने का भी हमने प्रस्ताव रखा है। तब इसके लिए अनुमति मिलेगा तब इसको पार्लियामेंट में कानून अमेंडमेंट करके इसको एक कंपनी बनाने का भी हम सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इसी सिलसिले में बड़वानी के
नागलवाड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि बड़वानी के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए प्रदेश से बाहर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और रासायनिक उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सरकार किसानों के कल्याण पर कुल 27,746 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नर्मदा घाटी के तहत बड़ला उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है, जिससे 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना की लागत लगभग 861 करोड़ रुपए है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता और नर्मदा घाटी विकास से जुड़ी योजनाओं पर अलग अलग विभागों द्वारा बजट खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि से ही राज्य का विकास होगा और बड़वानी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में उन्नत किसानों और प्रबुद्धजनों के साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि छोटे स्थानों पर भी हमारे किसान स्टार्टअप के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। घटवा निवासी उन्नत कृषक श्री महेश पाटीदार जी का गुड़ की चाय स्टार्टअप सराहनीय है। उन्होंने PMFME योजना के तहत 28 लाख का ऋण लिया, जिसमें 10 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। आज वे प्रति वर्ष 500 क्विंटल चाय पैकेट का विक्रय कर रहे हैं। इसी प्रकार बड़वानी जिले के श्री अमोल महाजन जी ने अमेरिका की नौकरी छोड़कर केले के उत्पादन का स्टार्टअप प्रारंभ किया। आज उनका उत्पाद विश्व के अनेक देशों में निर्यात हो रहा है। संवाद में एयर राइफल शूटिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी वैष्णवी माहुले को राज्य शूटिंग अकादमी में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, उनके प्रशिक्षक नीरज को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि देने तथा बड़वानी में हॉकी के स्ट्रोटर्फ सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने किसानों के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम की तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की है। इससे 5,084 कृषि फीडरों का प्रबंधन होगा और 7.12 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम विशेष कोष बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़ रुपए, GDP का 2.65% रहने का अनुमान है। पूंजीगत व्यय 28,205 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 12.6% है। सरकार ने 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक बताई गई है। देश में ऊर्जा की तस्वीर बदल रही है। छतों पर लगे सोलर पैनल अब आम लोगों को नई ताकत दे रहे हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। कैसे ये योजना बिजली बिल घटा रही है और आत्मनिर्भरता को मजबूती दे रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की ऊर्जा यात्रा में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। छतों पर लगते सोलर पैनल अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप लेते नजर आ रहे हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसी बदलाव की अगुवाई कर रही है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य है। योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक सब्सिडी दी जा रही है। आसान लोन और डिजिटल प्रक्रिया से ये शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए सुलभ है। योजना का सबसे बड़ा लाभ है बिजली बिल में भारी कमी। 3 किलोवाट की सोलर प्रणाली औसतन 300 यूनिट से ज्यादा बिजली हर महीने पैदा कर सकती है। जरूरत से ज्यादा बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमाई जा सकती है, यानी बचत भी और कमाई भी। सोलर पैनल लगाने से पहले
मेरा जो बिजली बिल उठता था लगभग 2 से 2,500 रुपये पर मंथ आते थे, लेकिन जब से सोलर पैनल लगा है तो मेरा बिजली बिल शून्य हो चुका है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट तक मासिक खपत पर 1 से 2 किलोवाट सोलर प्लांट के लिए 30 से 60 हजार रुपए तक सब्सिडी मिलती है। 150 से 300 यूनिट पर 2 से 3 किलोवाट के लिए 60,000 से 78,000 रुपए तक सहायता दी जाती है। 300 यूनिट से अधिक खपत पर 3 किलोवाट से ऊपर क्षमता लगाई जा सकती है। सरकार के मुताबिक इस योजना से सालाना 75,000 करोड़ से अधिक रुपए की बचत संभव है और 30 गीगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता जुड़ सकती है। उनसे हम सब चीज चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं और बिजली चल रहा है। सोलर पैनल सब्सिडी के द्वारा लगाया गया है, उसमें हमको 89,000 मिला है। पहले बिजली की परेशानी था, अब बिजली की परेशानी नहीं है, सब खत्म हो गया। अभी तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत करीब 62,69,000 से अधिक आवेदन किए गए हैं। 24,85,000 के करीब सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो चुका है, जिनमें 30,82,000 से अधिक घरों को कवर किया गया है। इसके जरिए 9,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न हो रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 17,682 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। रोजगार के मोर्चे पर भी योजना असर दिखा रही है। मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों में लाखों नए अवसर बनने की उम्मीद है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। घर की छत सोलर पैनल के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है और पहले किसी दूसरी सोलर सब्सिडी का लाभ न लिया गया हो। Initially, we used to have bill in summers ranging from 9,000 to 12,000 and in winters from 6,000 to 8,000. Thanks to MNRE, now I have zero bill. I consume less than what I generate. पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ बिजली की बचत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत अपनी तमाम विविधताओं, नवाचार और रणनीतिक व्यापार सुधारों की वजह से न सिर्फ वैश्विक स्तर पर एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, बल्कि वैश्विक निर्यात इंजन के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। कोविड महामारी के बाद से मजबूत रिकवरी से लेकर लगातार बनी वैश्विक अनिश्चितताओं तक भारत का निर्यात न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि नए कीर्तिमान भी बना रहा है। पिछले एक दशक में साहसिक सुधारों और दूरदर्शी नीतियों जैसे मेक इन इंडिया पहल और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने भारत को न सिर्फ एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदला बल्कि साथ में एक निर्यात इंजन के रूप में भी स्थापित कर दिया है। और भारतीय निर्यात की ये अभूतपूर्व यात्रा वैश्विक एकीकरण के साथ नवाचार का परिणाम है। निर्यात के इस क्षेत्र में मसालों और वस्त्रों से लेकर प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, रक्षा, सेवा क्षेत्र के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं तक के निर्यात में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का निर्यात 2.5% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत का निर्यात वैश्विक विकास से आगे बढ़कर साल 2024 में 7.1% की दर से बढ़ा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रगति को दर्शाता है। अगर जीडीपी के स्तर पर बात करें तो जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 2015 में 19.8% से बढ़कर 2024 में 21.2% हो गई। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात की बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाता है। अप्रैल जनवरी 2025-26 के दौरान भारत का कुल निर्यात 720.76 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.15% ज्यादा है। इस दौरान सेवाओं का निर्यात 354.13 अरब डॉलर रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 10.57% की बढ़ोतरी हुई। साल 2024-25 में भारत का कुल निर्यात जहां 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, वहीं 2026 की पहली छमाही में ये 418.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये सेवाओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी और गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण निर्यात में लगातार वृद्धि के चलते संभव हुआ।
भारत ने रक्षा के क्षेत्र में 2024-25 में रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जो 2014 में 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। भारतीय रक्षा उत्पाद आज 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय सेवाओं का निर्यात विकास का प्रमुख इंजन बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं का निर्यात रिकॉर्ड 387.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 13.6% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। साल 2030-31 तक 500 बिलियन डॉलर का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बनाने के साथ भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। साथ ही अधिक संतुलित और विविधतापूर्ण निर्यात संरचना की दिशा में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है और ये दिन हमारी धरती के समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। देश में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास की दिशा में काफ़ी काम हो रहा है ताकि हमारी पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को संरक्षित किया जा सके। हर साल 3 मार्च को दुनिया भर के जंगली जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारी पृथ्वी की अनोखी जैव विविधता का जश्न मनाने और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। इस साल की थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ये इस बात पर जोर देती है कि किस तरह प्रकृति हमारी सेहत, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और स्थानीय आजीविकाओं को बनाए रखती है और कैसे इनके अस्तित्व पर अब जंगलों के कटाव, अति शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां मंडरा रही हैं। भारत दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देश में से एक है, जो संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गिर राष्ट्रीय पार्क के एशियाई शेरों से लेकर देश भर के विशाल जंगल और नदियों का संरक्षण हमारे लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रमुख कार्यक्रम वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों के पुनरुद्धार को मजबूती दे रहे हैं। वन्य जीव केवल जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी आजीविका, खाद्य सुरक्षा, औषधियां और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। इन्हें बचाना केवल प्रजातियों को बचाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। विश्व वन्यजीव दिवस पर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण का संकल्प फिर से दोहराएं। तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आट्टुकाल पोंगल पर्व मनाया गया। हजारों महिलाओं ने एक साथ मां आट्टुकाल भगवती को एक साथ प्रसाद अर्पित किया। महिलाओं की इस अभूतपूर्व भागीदारी ने स्पष्ट किया कि यह आयोजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान भी है। त्योहारों की धरा है भारतवर्ष। यहाँ नित पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम आस्था, अनुशासन और अद्भुत महिला शक्ति के महासंगम की साक्षी बनी। दुनिया के सबसे बड़े महिला धार्मिक समागम के रूप में प्रसिद्ध आट्टुकाल पोंगल में लाखों महिलाएं एक साथ जुटी और देवी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। 10 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव सामूहिक पोंगला अर्पण के साथ अपने चरम पर पहुंचा। इस अनुष्ठान का केंद्र होता है आट्टुकाल भगवती मंदिर, जो देवी कन्नाकी को समर्पित है। त्योहार पर उमंग और उत्साह ऐसा कि शहर की सड़कें, गलियां, रेलवे प्लेटफॉर्म और खुले मैदान 3 ईंटों से बने अस्थायी चूल्हों और मिट्टी के बर्तनों से भरे नजर आए। जाति, पंथ और धर्म के बंधन तोड़कर हर आयु वर्ग की महिलाएं देवी को पोंगला अर्पित करने और मनोकामना सिद्धि के लिए मंदिर पहुंची। पोंगला अर्पित करने से पहले मंदिर परिसर में पंडारा अडुप्पू यानी मुख्य चूल्हे को विधिवत प्रज्वलन हुआ। यही वो पल होता है जब पवित्र अग्नि की शुरुआत होती है। इसके बाद अग्नि एक महिला से दूसरी महिला तक पहुंचती गई और देखते ही देखते 10 किलोमीटर के दायरे में चूल्हे सुलगने लगे। पूरा शहर मानो एक विशाल यज्ञशाला में परिवर्तित हो गया। प्रशासनिक दृष्टि से ये आयोजन महाकुंभ सरीखा रहा। आट्टुकाल पोंगला उत्सव महिलाओं की सबसे बड़ी एकल धार्मिक सभा के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है और हर साल बढ़ती भागीदारी के साथ ये रिकॉर्ड नए आयाम छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सरकार द्वारा मनरेगा अंतर्गत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। खासकर फलदार वृक्षों की खेती किसानों की आमदनी में इजाफे का काम कर रही है। पारंपरिक खेती में जहां लागत अधिक और मुनाफा सीमित होता है, वहीं आम बागवानी जैसी दीर्घकालिक खेती स्थायी और बड़ी आमदनी का जरिया बन रही है। आम की खेती करने वाले बताते हैं कि पारंपरिक खेती जैसे धान, मक्का या गेहूं में किसान मौसम, बाजार और लागत के दबाव में उलझा रहता है, जबकि आम की बागवानी में एक बार पौधा तैयार हो जाने के बाद हर साल नियमित और बड़ा मुनाफा मिलता है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति अपनाना समय की जरूरत है। सरकार भी पौधारोपण, सिंचाई और देखरेख के लिए योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। ऐसे में यदि किसान सही योजना, बाजार की समझ और धैर्य के साथ आम बागवानी अपनाए तो उसकी आय में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। नीति आयोग ने प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान हिंदी और अंग्रेजी में नई प्रशिक्षण पुस्तिकाएं जारी की हैं। कार्यशाला का उद्देश्य टिकाऊ और किसान केंद्रित कृषि को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में कार्यशाला में गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की सेहत सुधरती है, लागत घटती है और किसानों की आय बढ़ती है। पुस्तिकाएं किसानों और कृषि अधिकारियों को क्षेत्र आधारित व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। देश के विभिन्न राज्यों के किसान, वैज्ञानिक, कृषि संस्थान और नीति निर्माता कार्यशाला में शामिल हुए। चर्चा में प्रमाणन, बाजार से जुड़ाव, वित्तीय सहयोग और प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक पहलुओं पर जोर दिया गया। नीति आयोग ने प्राकृतिक खेती पर जारी की नई प्रशिक्षण पुस्तिकाएं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस शुष्क मौसम में आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। अरुणाचल में इस समय मक्के की बुवाई भी की जा सकती है। अब बात असम की। असम के पहाड़ी इलाकों में किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की भी खुदाई कर लें। वहीं असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। असम के बरक घाटी इलाकों में किसान आहू धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में मूंग, उड़द और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। असम में ही उत्तरी तटीय मैदानी हिस्सों में किसान तोरी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। वहीं मेघालय के किसान बैंगन की नर्सरी लगा लें। मेघालय में ही किसान शिमला मिर्च और टमाटर की बुवाई कर लें। यहाँ इस समय मटर की पकी फलियों की तुड़ाई की जा सकती है। बात करें नागालैंड की, तो यहाँ के किसान मिर्च की नर्सरी की समयानुसार सिंचाई जरूर करें। मणिपुर में किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों और मसूर के खेतों में भी उचित जल स्तर बनाए रखें। मिजोरम के किसान तरबूज, खरबूज और भिंडी की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लें। और त्रिपुरा के किसान आलू की पकी पौध की खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ सरसों की फसलों की समयानुसार सिंचाई जरूर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोएं, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दें। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर लें। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसलें लें। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है।
फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आयोजित दूसरे वेबिनार में हिस्सा लिया। इसका विषय रहा आर्थिक विकास को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि रीसेप लेते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास को निरंतर मजबूती देनी है। देश को लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने, क्वालिटी पर जोर देने, निवेश को बढ़ाने और वैश्विक ज़रूरतों के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही रिसर्च को हर सतह पर बढ़ावा देना होगा। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के शीर्ष नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सऊदी अरब और बहरीन की संप्रभुता पर हुए हालिया हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और उसे क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 4 से 7 मार्च 2026 तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।